दोस्तों हाल ही में मैंने अज्ञातवासी नाम की एक मर्डर मिस्ट्री मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जनार्दन जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 8.6 आउट ऑफ 10। ये एक दिमाग घुमा देने वाली और एक खतरनाक मर्डर मिस्ट्री है जिसे देखकर आप सच में हैरान हो जाओगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे न्यू मूवीज लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम जंगल में दो लोगों को भागता हुआ देखते हैं। वो लोग एक कुएं के पास आते हैं और उसमें कूद जाते हैं। उस कुएं के अंदर कूदकर कोई अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। अब उनमें से एक आदमी एक महिला का हाथ दूसरे से छुड़वाता है। मतलब किसी महिला ने अपने करीबी इंसान का हाथ पकड़ कर रखा था और वो लोग कुएं में कूदकर अपनी जान देना चाहते थे। लेकिन ये दो लोग उस कुएं में कूदते हैं, वो उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम एक बहुत ही जंगल वाले एरिया में बसे हुए एक गांव को देखते हैं जहां आनंद नाम का एक आदमी फूल वगैरह तोड़कर पुलिस ऑफिसर गोविंद के घर पर आता है। गोविंद का एक बहुत बड़ा घर होता है जहां पर उसकी बहन और एक छोटी बच्ची चुटकी रहती है। आज गोविंद की माँ की बरसी थी इसलिए वो अपने घर पर खाना बना रहा होता है। अब आनंद गोविंद से कहता है कि सर, जब आपके पास कुछ भी नहीं था तब आपकी माँ आपके पास थी, लेकिन जब आपने सब कुछ हासिल कर लिया, घर गाड़ी बंगला, लेकिन इसका सुख भोगने से पहले ही आपकी माँ चल बसी। मतलब समय समय का खेल है। सर, क्या आपके कोई रिश्तेदार आने वाले हैं? गोविंद की बहन कहती है कि हमने बुलाया था लेकिन कोई भी नहीं आने वाला। गोविंद कहता है कि मैं सब कुछ खाना बना लूंगा, कोई नहीं आया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल तुम पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ का काम संभालो और बाद में मैं तुम्हें बुलाता हूँ, तब खाना खाने के लिए आ जाना। तो आनंद ठीक ऐसा कहकर वहाँ से पुलिस स्टेशन जाता है। दरअसल आनंद भी एक पुलिस ऑफिसर होता है और उनके इस गांव में एक छोटा सा पुलिस स्टेशन होता है। अब पिछले 2 साल से उनके गांव में कोई भी क्राइम, चोरी या फिर किसी भी तरह का मर्डर, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा, इस तरह के कोई भी केसेस नहीं आए थे। इस गांव में सभी लोग शांति से रह रहे होते हैं। अब अनंत जब पुलिस स्टेशन आता है तो उसकी गाड़ी के ऊपर एक मुर्गा बैठकर स्टेशन में आता है। और दोस्तों ये मुर्गा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अब पुलिस स्टेशन में आने के बाद लिंगा नाम का एक लड़का वहाँ पर आता है हाथियों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए। कल रात बहुत ही बुरी तरीके से बारिश भी हुई थी और हाथियों ने खेतों में घुसकर 10 चंदन के पेड़, 15 नारियल और 2 केले के पेड़, ये सब कुछ गिरा दिया और बचे कुछ जो केले थे वो मैं आपके लिए लेकर आया। आनंद कहता है कि ठीक है, हम इसके बारे में वन विभाग को बताते हैं, देखते हैं वो जानवरों को यहाँ से भगाने के लिए क्या करते हैं। लिंगा वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी आमाची नाम की एक महिला उसे देख लेती है। लिंगा उसे देखकर तुरंत ही भाग जाता है क्योंकि दोस्तों लिंगा ने आमाची से पैसे लिए थे और अभी तक उसने वो पैसे लौटाए नहीं थे। अब अमाची ऑफिसर आनंद के पास आती है और कहती है कि मैंने आपको अपनी बेटी पंकजा की कुंडली दिखाने के लिए कहा था, क्या वो काम हो गया? आनंद कहता है कि पहले तुम्हारी बेटी के बारे में गांव में जो बातें हो रही है उसे बंद करवाओ। वो हमेशा उस चंद्रयान के बेटे के साथ क्या करती रहती है। अमाची बताती है कि वो उसे कुछ कंप्यूटर के बारे में सीखना है, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर जाती है। फिर आनंद कहता है कि ठीक है, जब भी मैं पंडित जी से मिलूंगा तुम्हारी बेटी की कुंडली दिखा दूंगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं गोविंद बरसी का सारा काम कर लेता है। उसकी माँ को उसके हाथ से बना हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद था। अब सारा खाना बनाने के बाद वो छोटी बच्ची चुटकी के साथ मिलकर खाने की थाली तैयार करता है और घर से थोड़ा दूर जाकर वहाँ पर खाना रख देता है। फिर कौवों को बुलाता है, तभी वहाँ पर एक कौवा आता है और खाना खाने लगता है। अब उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसके साथ पुलिस में काम करने वाले लोग घर पर आकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वो लोगों को कुछ कपड़े भी दे देता है और फिर इस तरह से अपनी माँ को याद करते हुए सो जाता है। लेकिन दोस्तों रात को बहुत ज्यादा तेज हवा चलने लगती है, बिजलियां कड़कड़ा रही थी और तूफान जैसा माहौल बन गया था। रात को हाथियों के चिल्लाने की भी आवाज आती है। अब सुबह होने के बाद ऑफिसर गोविंद अपने खेत में कुछ काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ऑफिसर आनंद और उसके कुछ साथी आते हैं। गोविंद को बताते हैं कि गांव के जमींदार श्रीनिवास की मौत हो चुकी है। ये बात सुनते ही गोविंद थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर ये लोग जीप में बैठकर तुरंत ही जमींदार के घर की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ पर वो मुर्गा उनकी जीप पर बैठकर उनके साथ जाता है। ये लोग श्रीनिवास के घर पर पहुँचते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि श्रीनिवास की बहुत बड़ी खेती होती है, तो उसके यहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम करते थे, वो सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे। और श्रीनिवास एक बूढ़ा आदमी होता है जिसकी लाश को बाहर लाया जाता है। यहाँ पर उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगती है। दरअसल उसका एक बेटा होता है लेकिन वो विदेश में जा चुका था, बहुत साल हो गए लेकिन वो वापस नहीं आया। एक ऑफिसर गोविंद से कहता है कि हमें श्रीनिवास के बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। गोविंद कहता है कि किसी लेटर में देखो, उसका एड्रेस मेंशन होगा। अब सभी पुलिस वाले इधर उधर घर के बाहर और अंदर कुछ सस्पिशियस दिखाई देता है या नहीं ये देखने लगते हैं।
तभी गोविंद को एक पेड़ के पास उसका मुर्गा कुछ अजीब से हरकत करते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो घबरा जाता है और तुरंत ही किचन में जाकर देखता है। किचन में कुछ चेक करने के बाद वो बाहर आकर लोगों को बताता है कि रुक जाओ, ये कोई साधारण मौत नहीं है, बल्कि ये एक मर्डर है। किसी ने श्रीनिवास को जानबूझकर मारा है। अब ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव के लोगों को तो लग रहा था कि श्रीनिवास बूढ़ा हो चुका है और हार्ट अटैक या फिर किसी बीमारी के चलते हुए उसकी मौत हो गई होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात तो कुछ और ही थी। अब पुलिस वाले श्रीनिवास के बेटे के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटे के बारे में तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वहाँ पर पंकजा नाम की एक लड़की आती है और पुलिस ऑफिसर से कहती है कि श्रीनिवासन के बेटे के बारे में रोहित को पता होगा, क्योंकि वो उससे मेल के जरिए बातचीत करते रहता था ना, इसलिए उसे पता होगा। अब ये बात सुनते ही आनंद कहता है कि ठीक है सर, मैं रोहित के घर पर जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, और ये रोहित कौन है इसके बारे में हमें बताया जाता है। यहाँ पर हमें उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। उसके पिताजी चंद्रायन एक इंजीनियर होते हैं और उनके दो बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम होता है रमेश, जो कि एक सिविल इंजीनियर है, और दूसरे बेटे का नाम होता है रोहित। उसकी माँ रोहित से कहती है कि तुम्हें भी अपने भैया की तरह सिविल इंजीनियर बनना होगा। लेकिन रोहित कहता है कि नहीं माँ, मुझे कंप्यूटर सीखना है, मैं उसमें कुछ करना चाहता। तो उसकी माँ उसे डांटने लगती है। बड़ा भाई रमेश बीच में आता है और कहता है कि माँ, आपने और पिताजी ने जैसा कहा, मैंने वैसे ही पढ़ाई करके मैं सिविल इंजीनियर बन गया। अब रोहित को वो जो चाहता है वो बनने दो, चाहे तो हम उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे। आगे आने वाले समय में कंप्यूटर का ही काम होगा। लेकिन उनकी माँ गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम लोगों को जो करना है वो करो, तुम लोग तो मेरी बातें सुनते ही नहीं हो। उसके बाद रोहित अपने बड़े भाई से कंप्यूटर दिलाने की जिद करने लगता है, और अब किसी तरह से रमेश अपने छोटे भाई को कंप्यूटर दिला देता है। शहर से मंगवाने पर पोस्ट ऑफिस के पास कंप्यूटर की डिलीवरी आती है, और जमींदार श्रीनिवास उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। कहता है कि कंप्यूटर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा और कुछ नहीं, क्योंकि उसका बेटा भी कंप्यूटर की वजह से ही बाहर के देश में जॉब करने के लिए गया था। अब कंप्यूटर को घर पर लाने के बाद ऑफिसर आनंद उसकी पूजा करता है, और कंप्यूटर उसके घर पर आने की वजह से रोहित बहुत ज्यादा खुश होता है। कुछ ही दिनों के बाद वो इंटरनेट का कनेक्शन भी ले लेता है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही पुराना समय था, इसलिए यहाँ पर नेट बहुत ही स्लो चलता था। यहाँ दूसरी तरफ गोविंदा के घर पर देवा नाम का उसका छोटा भाई आता है। वो भी कहीं दूर शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही काम करता है। उसकी बहनों से कहती है कि कितने महीनों के बाद आया है, हमारे लिए कुछ चिट्ठियां भी लिखा कर, हमें तुम्हारी चिंता होती रहती है। देवा कहता है कि बहना, मैं ठीक हूँ, अब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं समय समय पर पोस्ट के जरिए लेटर लिखता रहूंगा। फिर वो अपने बड़े भाई से मिलता है और उन्हें घर की मरम्मत करने के लिए भी कहता है। अब उसके अगले दिन गोविंद अपनी बहन और देवा को लेकर चंद्रायन के घर पर आता है, क्योंकि पूरे गांव में उनके बेटे रोहित के पास ही कंप्यूटर था और देवा को उसके ऊपर कुछ काम करना था। देवा वहाँ पर जाकर अपना कुछ काम वगैरह कर लेता है, और यहाँ पर बातों ही बातों में वो रोहित से कहता है कि मैं शहर में रहता हूँ ना, इसलिए मेरी बहन मेरी चिंता करती रहती है। पोस्ट ऑफिस के जरिए चिट्ठी पहुँचने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए मैं कंप्यूटर के जरिए तुम्हें मेल किया करूंगा। तू मेरे भेजे हुए संदेश का प्रिंट निकाल कर मेरी बहन को दे देना, इसके लिए मैं तुम्हें महीने के 50 रुपए दूंगा। तो रोहित भी ये काम करने के लिए मान जाता है। अब दोस्तों, उसके थोड़े दिन बाद देवा अपनी बहन के लिए रोहित को मेल करता है, और वो उसकी प्रिंट निकाल कर उसकी बहन को जाकर सुनाता है। तभी यहाँ पर रोहित को एक आइडिया आता है। अब वो गांव के बाहर जितने भी लोग गए हैं, उन लोगों को अपना मेल भेजकर उनका संदेश गांव के लोगों को बताने लगता है। मतलब कि वो एक तरह का एक डाकिया ही बन जाता है, जो कि बाहर रहने वाले लोगों का संदेश गांव के लोगों को पहुंचाता है, और इसके जरिए वो पैसे भी कमाने लगता है। अब ऐसे ही एक दिन जमींदार श्रीनिवास का बेटा अरुण उसे मेल करता है। मतलब पता नहीं कैसे ये बात अरुण तक भी पहुंच जाती है, और उससे भी रोहित की मेल आईडी मिल गई थी। अरुण अपने पिताजी श्रीनिवास के लिए मेल भेजता है। कहता है कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर जॉब करने के लिए विदेश में आ गया। उन्हें मुझे माफ करने के लिए कह देना, कहना कि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब रोहित के घर पर चिकन बना होता है, तो वो थोड़ा सा चिकन डिब्बे में लेकर श्रीनिवास के पास जाता है। यहाँ श्रीनिवास अपने खेत में काम कर रहा होता है। वो उसे चिकन देता है और उसके बेटे का संदेश सुनाता है। अब श्रीनिवास अपने बेटे के ऊपर गुस्सा था, इसलिए वो कुछ खास खुश नहीं होता। उल्टा रोहित को कहता है कि तुम ये कंप्यूटर का काम करना छोड़ दो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम कुछ ढंग का काम करो, जिससे कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। ऐसा कहकर वो उसे कुछ पैसे भी दे देता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब श्रीनिवास ने रोहित को निकम्मा कह दिया था, जो किसी काम का ना हो, और ये बात सुनने के बाद रोहित को बहुत ही बुरा लगता है। वो गुस्से में आकर उसके बेटे अरुण को मेल करता है। तुम्हारे पिताजी बहुत ज्यादा खड़ूस है, तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अच्छे से जिंदगी बिता रहे हैं। अरुण लिखता है कि हाँ, मेरे पिताजी थोड़े से सख्त है, लेकिन वो दिल के बहुत ही अच्छे हैं। वो जब भी मुझसे नाराज हो जाते थे, तब मैं उनके लिए चिकन लेकर जाता था। उनको चिकन बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन फिलहाल तो वो मुझ पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा है। फिर अरुण अपनी नौकरी के बारे में बात करता है। कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि कुछ ही सालों के अंदर मेरी नौकरी जाने वाली है।
फिर से मुझे किसी दूसरी जगह पर नौकरी ढूंढनी होगी। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ साल बाद गांव पर वापस आ जाऊँ और वहाँ पर तुम और मैं बिजनेस शुरू करते हैं। वैसे हमें कंप्यूटर का नॉलेज तो है ही। अब ये बात सुनकर रोहित तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि हाँ हाँ, हम बिजनेस शुरू करेंगे। वैसे भी तुम्हारे पिताजी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे पैसे भी है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अरुण कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि वापस आना है या नहीं। अब उसके बाद रोहित श्रीनिवास के लिए चिकन लेकर जाता है ताकि उसके साथ रिश्ता अच्छा बना रहे। अब ऐसे एक दिन अरुण गांव में रहने वाली पंकजा नाम की लड़की के लिए संदेश लिखता है। अब उसका प्रिंट निकालकर रोहित पंकजा के घर पर देने के लिए जाता है और अरुण का संदेश आया है। ये बात सुनकर पंकजा की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दरअसल दोस्तों, पंकजा और अरुण ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब ये लेटर अंग्रेजी में होता है तो पंकजा कहती है कि मेरी अंग्रेजी थोड़ी ठीक नहीं है। वो उस लेटर को रोहित को पढ़ने के लिए कहती है। अरुण ने उस मैसेज में लिखा होता है कि मेरी प्यारी पिंकी, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुम्हें एक भी कॉल नहीं कर पाया, लेकिन मैं लाचार हूँ। प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन तुम चिंता मत करो। अब से मैं रोहित के जरिए तुम्हें संदेश भेजा करूंगा। और बताओ तुम कैसी हो, पहले जैसे ही खूबसूरत होगी। अब ये संदेश सुनने के बाद पंकजा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रोहित उसे कहता है कि क्या तुम्हें भी कुछ बताना है, तुम मुझे बता दो, मैं उसे भेज दूंगा। पंकजा कहती है कि हाँ हाँ जरूर। वो कहती है अरुण, 5 साल बीत चुके हैं, तुम एक बार चले गए और वापस भी नहीं आए। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे बिना जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बताओ तुम वापस कब आ रहे हो, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अब रोहित ठीक ऐसा कहता है कि मैं उसे बता दूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके अगले ही दिन पंकजा अपनी माँ अमाची के साथ रोहित के घर पर आती है। रोहित की माँ उन्हें कहती है कि अब तक तो आपकी बेटी की शादी हो जानी चाहिए थी। अमाची कहती है कि मैं मेरी बेटी की शादी करने के लिए ही कोशिश कर रही हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि मेरी बेटी टाइपिंग सीखना चाहती है। वो क्या है ना, मुझे लगा कि आपका बेटा उसे सिखा देगा। रोहित की माँ कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, वो तो दिन भर कंप्यूटर के सामने ही बैठा रहता है। फिर वो रोहित को बुलाकर पंकजा को टाइपिंग सिखाने के लिए कहती है। अब उसके अगले सीन में हम ऑफिसर गोविंद को जमींदार श्रीनिवास के पास जाता हुआ देखते हैं। ये दोनों यहाँ पर बहुत ही खूब सारी बातें करते हैं और गोविंद उसे बताता है कि कल मेरी माँ की बरसी है, आपको भी खाना खाने के लिए आना होगा। श्रीनिवास कहता है कि ठीक है, बरसी को अच्छी तरीके से मनाना। अब उसके बाद इन दोनों ने यहाँ पर रोहित को बुलाया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रोहित के साथ उसके पिता चंद्रायन भी आ चुके थे, क्योंकि वो तो घबरा गए थे कि उसके बेटे रोहित ने कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया। वो कहते हैं कि बताइए मेरे बेटे ने क्या किया है जो यहाँ पर आप लोगों ने उसे अर्जेंटली बुलाया था। श्रीनिवास कहता है कि तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, दूसरे के संदेश को पढ़ने का। ऑफिसर गोविंद कहता है कि अगर बिना किसी के परमिशन के दूसरे के लेटर को पढ़ा जाता है तो उसके लिए 2 साल की सजा दी गई है। अब ये बात सुनकर रोहित और उसके पिताजी तो डर जाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर श्रीनिवास हंसते हुए कहता है कि अरे ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारे बेटे ने किसी के पोस्ट ऑफिस के लेटर को नहीं पढ़ा है, उसने तो कंप्यूटर में आने वाले मेल को पढ़ा है और उस संदेश को पढ़ने के लिए कोई भी सजा नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद उन दोनों की जान में जान आती है। फिर वहाँ से ये लोग श्रीनिवास के घर पर चाय पीने के लिए जाते हैं। चंद्रायन यहाँ पर कहता है कि हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, लेकिन ये लड़के लोग हमारी बात सुनते ही नहीं है। श्रीनिवास कहता है कि हमारे बच्चों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान ने उन्हें भी हाथ पैर दिए है, दिमाग दिया है, वो खुद ही अपने भले के बारे में सोच सकते हैं। मेरे बेटे को ही देखो, वो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर बाहर के देश में चला गया। फिर मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा, उसे मेहनत करने दो और कमाने दो। मैंने भी तय कर लिया है, मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को दान दी जाएगी। वकील के पास सारे पेपर्स पहले से ही तैयार है, बस उन पर दस्तखत करनी बाकी है। अब दोस्तों ये बात सुनकर रोहित थोड़ा परेशान हो जाता है, मतलब कि एकदम से टेंशन में ही आ जाता है। और दोस्तों यहाँ से कहानी आती है प्रेजेंट में, जब सभी पुलिस ऑफिसर श्रीनिवास के घर पर आए हुए थे और यहाँ आनंद कहता है कि मैं रोहित के घर पर जाकर देखता हूँ। अब आनंद अपनी गाड़ी लेकर रोहित के घर पर आता है। सुबह सुबह उसके पिताजी कार को धो रहे थे और अब रोहित के बारे में पूछने पर उसकी माँ कहती है कि वो देर रात तक सोता है, अभी उठा नहीं होगा, रुकिए मैं उसे उठाती हूँ। और जब उसकी माँ अंदर जाकर देखती है तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबराते हुए बाहर आती है। ऑफिसर आनंद और रोहित के पिताजी अंदर जाकर देखते हैं तो दोस्तों वहाँ पर रोहित की भी मौत हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। अब ये खबर सभी लोगों को पता चलने पर बाकी के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। ऑफिसर गोविंद भी रोहित के घर पर पहुँचता है और वो लाश के साथ वहाँ पर देखता है कि कंप्यूटर पीछे से पूरी तरीके से जला हुआ है और रोहित के पास टेबल पर चिकन रखा हुआ था। अब दोस्तों यहाँ से कहानी जाती है फिर से फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रोहित की मौत कैसे हुई। अब जैसा कि हमें पता है, अरुण रोहित के जरिए पंकजा को अपने संदेश भेजा करता था। अब इस संदेश को बताते हुए रोहित और पंकजा की मुलाकातें बढ़ने लगती है, उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। अरुण जो भी संदेश भेजा करता था रोहित उसे तुरंत ही पंकजा को बता देता। ऐसे एक दिन पंकजा रोहित के घर पर आती है। वो उसे कहती है कि क्या अरुण का कोई संदेश आया, वो कब तक गाँव को वापस आएगा, उसने मुझसे शादी करने का वादा भी किया है।
अब दोस्तों इसी बातों ही बातों में रोहित हल्के से पंकजा के हाथ को छूने की कोशिश करता है। पंकजा भी थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है और वह समझ जाती है कि रोहित भी धीरे धीरे उसे चाहने लगा है। पंकजा अब गुस्सा हो जाती है और रोहित से कहती है कि मुझे पता है कि अरुण को गांव में कैसे वापस लाना है। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगती है। अब यहाँ पर थोड़ा रोहित भी डर जाता है कि उसने ये क्या कर दिया। और वहां से जाते वक्त पंकजा ने रोहित से कहा था कि शाम को मुझसे मिलने के लिए आ जाना, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अब घर पर आने के बाद पंकजा बहुत ही गुस्से में होती है। वो उसी गुस्से में एक मुर्गे को मार देती है और उसे काट कर चिकन बनाती है। अब वो चिकन वो डिब्बे में भरकर रोहित को देती है और कहती है कि ये चिकन तुम मेरे होने वाले ससुर जी श्रीनिवास को दे देना, लेकिन हाँ ये बात याद रखना, इस चिकन को तुम मत खाना। अब रोहित ठीक है ऐसा कहकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में वो एक आदमी से टकरा जाता है। उस आदमी के सारे कागजात वहां नीचे गिर जाते हैं। वो आदमी कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, मैं जमींदार श्रीनिवास की प्रॉपर्टी के कागजात लेकर जा रहा हूँ। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में दान करने वाले हैं। अब ये बात सुनते ही रोहित बहुत ही परेशान हो जाता है। दौड़ता हुआ अपने घर पर आता है और वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूंगा। अगर अरुण के पिताजी श्रीनिवास ने उनकी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को दे दी तो अरुण जब यहाँ पर आएगा तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। हमें हमारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगी, बिजनेस शुरू करने के लिए तो पैसों की जरूरत होगी, और अगर उसके पिताजी प्रॉपर्टी पहले ही दे चुके होंगे तो हम कुछ शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। इसलिए रोहित ठान लेता है कि उसे कुछ न कुछ करना होगा। वो इंटरनेट पर यह सर्च करता है कि किसी को पता चले बिना एक इंसान को कैसे मारा जाए। तो रिसर्च करने पर उसे थोड़ी बहुत बातें पता चलती है। अब रोहित यहाँ पर पंकजा ने दिया हुआ चिकन में से थोड़ा सा चिकन निकाल लेता है और फिर बहुत सारे पुराने गोलियों का पाउडर बनाकर उस चिकन के डिब्बे में डाल देता है ताकि उस चिकन को खाते ही श्रीनिवास की मौत हो जाए और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी दान में नहीं जाएगी। वो वैसा ही करता है, चिकन को लेकर श्रीनिवास के पास जाता है, एक थाली में चिकन परोसकर उसे खाने के लिए देता है। जैसे श्रीनिवास उस खाने को खाता है उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है और हार्ट अटैक की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। रोहित ने जैसे वीडियो में देखा था वैसे ही सब कुछ किया था और कुछ इंजेक्शन जैसी दवाई भी श्रीनिवास को लगा देता है। उसके बाद रोहित वहाँ की आसपास की जगह को साफ कर देता है, सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है और जो खाना खाया था ना उसे घर के पिछले साइड में जाकर पेड़ के पास फेंक देता है और फिर वो खाने के बर्तन वगैरह धोकर एकदम सब कुछ क्लियर करके रख देता है ताकि किसी को कुछ भी पता ना चल सके। फिर वो तुरंत वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ जाता है। अब दोस्तों ये वही रात होती है जिस रात तूफान चल रहा था, हाथियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसके अगली सुबह गांव के सभी लोगों को पता चलता है कि जमींदार श्रीनिवास की मौत हो चुकी है। अब जैसे ये बात पंकजा को पता चलती है वो तुरंत ही श्रीनिवास के घर पर आ जाती है और यहाँ हम उसके चेहरे को थोड़ा सा खुश देख रहे थे। तब तक यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आनंद और गोविंद भी पहुंच चुके थे और आनंद को पता चल गया था कि ये कोई नॉर्मल मौत नहीं बल्कि एक मर्डर है। और जब ये लोग श्रीनिवास के बेटे के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो पंकजा वहाँ पर आकर कहती है कि अरुण के बारे में रोहित को पता होगा, वो ईमेल के जरिए उससे बात करता है। अब ये बात सुनकर आनंद रोहित के घर पर देखने के लिए जाता है, लेकिन दोस्तों जैसा कि हमें पता है रोहित की तो यहाँ पर मौत हो चुकी है और सब लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इस तरह से हम यहाँ प्रेजेंट में आ जाते हैं। पंकजा भी दौड़ते हुए रोहित के घर पर आती है और रोहित को मरा हुआ देखकर वो भी शॉक रह जाती है, लेकिन तभी ऑफिसर गोविंद को पंकजा को देखकर उसके ऊपर शक होता है। वो तुरंत ही उसे उठाकर सीधा पुलिस स्टेशन में लेकर आता है। अब पंकजा की माँ अमाची और ऑफिसर आनंद भी वहाँ पर आते हैं, कहते हैं कि इस लड़की ने क्या किया है। तभी वहाँ पर एक दूसरा ऑफिसर आता है जो पंकजा के घर के पीछे जाकर कुछ सामान लेकर आया था, तो उसमें पशमभरा नाम के एक पेड़ की जड़ का टुकड़ा होता है। अब उसे देखकर पंकजा की माँ अपनी बेटी को मारने पीटने लगती है, कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने उस जमींदार श्रीनिवास को क्यों मारा। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। पंकजा बताती है कि जब मैंने चिकन बनाया तब ये पेड़ की जड़ डालकर मैंने उसे जहरीला बनाया। फिर मैंने वो चिकन रोहित के जरिए श्रीनिवास को देने के लिए कहा, लेकिन मैंने रोहित को सतर्क किया था कि तुम्हें ये चिकन नहीं खाना है, लेकिन फिर भी उसने खा लिया। अब दोस्तों वो चिकन खाने की वजह से श्रीनिवास की तो मौत हो चुकी थी और वहाँ से भागकर आने के बाद रोहित अपने रूम में कुर्सी पर बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी घबराहट में साइड पर रखा हुआ चिकन को खा लेता है और उसके बाद तुरंत उसकी भी मौत हो जाती है। उस रात बारिश और तेज तूफान चल रहा था और उसी करंट की वजह से उसका कंप्यूटर भी जल जाता है। और दोस्तों जिस चिकन को खाने के बाद रोहित की मौत हुई थी तो रोहित को पता भी नहीं था कि पंकजा ने इस चिकन के अंदर जहर मिलाया है और वो तो उस चिकन में जहर मिलाकर सिर्फ श्रीनिवास को मारना चाहती थी। दरअसल दोस्तों पंकजा को ऐसा लगा कि अगर जमींदार श्रीनिवास की मौत हो जाएगी तो उसका बेटा अरुण, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो अपने पिताजी को देखने के लिए गांव में वापस जरूर आएगा। फिर उससे उसकी मुलाकात होगी और उन दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमें पता है रोहित ने भी पुरानी दवाइयों का पेस्ट बनाकर उस चिकन में डाल दिया था ताकि श्रीनिवास मारा जाए। अब उसके बाद यहाँ पुलिस स्टेशन में ऑफिसर गोविंद बताता है कि पशमभरा एक ऐसी जड़ है जिसे पानी में 3 बार उबाला जाए और फिर उस पानी को किसी खाने में मिलाया जाए तो उसका जहर बन जाता है और फिर जो भी उसे खाता है उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि इंसान की मौत कैसे हुई।
ये जहर बॉडी में तुरंत ही डिजोल्व हो जाता है, जो कि जांच पड़ताल करते वक्त डॉक्टर को भी पता नहीं चलता। अब उसके बाद यहाँ पर ऑफिसर आनंद पंकजा से कहता है कि तुम्हारे एक गलती की वजह से श्रीनिवास और रोहित की जान चली गई। इसमें उन दोनों की क्या गलती थी? तुम्हें तो सिर्फ अरुण से लेना देना था। तो पंकजा भी यहाँ पर पछताने लगती है। फिर ऑफिसर गोविंद कहता है कि फिलहाल इसे घर पर ले जाओ, हम सोचते हैं कि पंकजा के साथ क्या किया जाए। अब यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर आनंद कहता है कि उस कंप्यूटर ने 2 लोगों की जान ले ली, मैंने उसकी पूजा की थी, बहुत ही खतरनाक है वो कंप्यूटर। उसके बाद ऑफिसर आनंद गोविंद को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है और यहाँ रास्ते में आनंद के दिमाग में कुछ डाउट आते हैं। वो गोविंद से पूछता है कि पंकजा ने उस चिकन में जहर मिला दिया था, ये बात आपको कैसे पता चली? गोविंद बताता है कि जब मैं श्रीनिवास के घर के पीछे गया था तब वहाँ पर एक पेड़ के पास मुर्गा कुछ अजीब से हरकतें कर रहा था। अब इंसानों को तो इस जहर के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन जानवर उसकी महक सुनकर तुरंत ही उसे पहचान लेते हैं। फिर मैंने किचन में जाकर देखा तो वहाँ पर भी मुझे कुछ सबूत मिले, जिससे ये पता चला था कि मरने से पहले श्रीनिवास ने खाना खाया था और उसी के अंदर वो जहर था। अब यहाँ पर ऑफिसर गोविंदो से कहता है कि कोई भी इस मिस्ट्री को ऐसे ही अचानक सॉल्व नहीं कर सकता, जिसके साथ पहले ऐसी घटना हुई हो वही इस केस को सॉल्व कर सकता है। और दरअसल दोस्तों गोविंदा की लाइफ में भी ऐसी घटना हुई थी, इसलिए उसने तुरंत इस घटना को समझ लिया। दरअसल उसकी माँ की मौत भी इसी पशंबरा की जड़ को खाने में मिलाकर खाने से हुई थी। अब यहाँ पर ऑफिसर गोविंद और आनंद कहते हैं कि चाहे गलती किसी की भी हो, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए ये लोग पंकजा को अरेस्ट करके उसे जेल के अंदर डालने का फैसला करते हैं और इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।